बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रोडा हेड क्वार्टर में। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस अथॉरिटी का मकसद क्या है। और हमने रिसेंट पास्ट में देखा, ख़ास तौर पर जब हम लाहौर की बात करते हैं तो बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं, प्राइवेट डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको अप्रूवल्स मिले और बहुत सी ब्रांडिंग हमने देखी लाहौर शहर में। आया इसका मकसद क्या है और इसके साथ साथ अप्रूवल किन बेसिस पे दिया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। और रूडा के पास ओवरऑल टोटल रकबा कितना है और ये इसका मास्टर प्लान क्या है, इंशाल्लाह आज इस प्रोग्राम में आपको मास्टर प्लान भी दिखाएंगे। आपको प्राइवेट डेवलपर के हवाले से भी बताएंगे कि अप्रूवल किन बेसिस पे मिलते हैं। और इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहुत आई है रूडा में, वो कितनी इन्वेस्टमेंट है और उसमें कमर्शियल एक्टिविटी क्या होने जा रही है, इसमें रेजिडेंशियल एक्टिविटी क्या होने जा रही है, ये तमाम तर तफसीलात आज के प्रोग्राम। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल आबिद लतीफ़ साहब, जो कि डायरेक्टर पीआर एंड कम्युनिकेशंस रूडा हैं। इनसे जानते हैं कि रूडा का कॉन्सेप्ट क्या है। कर्नल साहब, आपको वेलकम कहते हैं। रूडा का कॉन्सेप्ट क्या है, जब ये अथॉरिटी के हवाले से कुछ बताइए। जी देखिए, रूडा बेसिकली तो एक प्रोविंशियल अथॉरिटी है जिसका मैंडेट ये है कि एक नया शहर बनाना है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब इसका फोकस बेसिकली रिवर रावी है, और क्योंकि रावी के इर्द गिर्द सारी अर्बनाइजेशन होनी है और मॉडर्न अर्बनाइजेशन होनी है और सस्टेनेबल तरीके से अर्बनाइजेशन होनी है। तो जब रावी के साथ है जी, तो पहले इसका मतलब ये है कि रावी को एक इन लिवन एंटिटी होना चाहिए, तभी उसके गिर्द डेवलपमेंट हो सकेगी, तभी एक नया शहर आबाद हो सकेगा। तो अब तो चूँकि सूरत हाल ये है कि रावी एक डेड रिवर है, रावी एक पॉइजनस रिवर है जहाँ पे काफ़ी सारे प्लूटेंट्स, एफ्लुएंट्स और इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट और भी सारी चीज़ें आके उसमें गिरती हैं। तो पहले तो इसको रावी को रिवाइव करना है, और रिवाइव करने के लिए उसके अंदर ज़ाहिर है फ्रेश वाटर होगा। और उसकी वजह से फिर जो और शहर के इवन जो अभी जो एग्जिस्टिंग लाहौर शहर है, उसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है वो ग्राउंड वाटर का डिप्लीट होना है। अच्छा। और ग्राउंड वाटर का डिप्लीट होने का मतलब कि दोनों एक्वाफर्स, जो शैलो और डीप एक्वाफर्स हैं, वो दिन ब दिन वो नीचे की तरफ जा रही हैं। अगर आपने पानी एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको उसकी जो आपको और गहराई में जाना पड़ रहा है। और अगर ये ही लेवल रहा और एक लेवल आपने क्रॉस कर दिया तो फिर आप आर्सेनिक की लेयर को टच करेंगे, और कुछ जगहों पे आप कर रहे हैं जिससे पानी में आर्सेनिक आने लगेगा। तो वो जैसे आपने देखा कि बांग्लादेश का भी इशू था जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैसिव कैंसर होना शुरू हो गया था। आई मीन इन नंबर्स कैंसर होना शुरू हो गया था। जब कॉज को डिटेक्ट किया गया तो उस जगह पे ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया था और आर्सेनिक की लेयर से वो पानी निकाल रहे थे। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर, हम भी वहाँ पहुँच चुके हैं जी। तो ये उसी सूरत में इसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि अगर रिवर के अंदर दोबारा पानी आ जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिवर के अंदर पानी कहाँ से आएगा। बिल्कुल। पहला तो अगर आप देखें तो कोई 11 के करीब ड्रेनेज नाले हैं जो पूरे शहर का गंद लेके, जो पहले बेसिकली ड्रेनेज नाले थे, लेकिन हमारी जो आप कह लीजिए कि जो अर्बन मैनेजमेंट है शायद वो उसको केटर ना कर सकी और सारा सीवरेज और वो स्लज कैरियर्स बन गए। अब उनका गंद सारे का सारा रावी में आता है। ठीक है। तो वो उन नालों को, और वो डिफरेंट डिस्टेंस पे आके रावी के अंदर शामिल होते हैं, साइफन से नीचे से लेकर और मोलन वाल तक, जहाँ तक के रावी का हमारा 47 किलोमीटर है, इसमें डिफरेंट जगहों पे एंटर होते हैं। अच्छा। तो उनको फेज वाइज वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। अच्छा। पहला जो बैराज है वो 16 किलोमीटर पे, फर्स्ट 16 किलोमीटर, 47 किलोमीटर है तो 15, 15 और 16, ठीक है, इन किलोमीटर्स के ऊपर जो है वो 46 पॉइंट कुछ है जिसको हम 47 कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है बैराज बनेगा और उस बैराज से पीछे पूरी एक वाटर बॉडी क्रिएट होगी जो 16 किलोमीटर की होगी। अच्छा। इसमें 1000 क्यूसिक तो इन्हीं नालों में से पानी आएगा जो फिल्टर होके आएगा। ठीक है। और 1000 क्यूसिक जो है वो BRB से पानी आएगा। अच्छा। इसको भरा जाएगा, इस जो वाटर बॉडी है वो मीन मंथ्स में, यानी जब बारिशें ज़्यादा होती हैं बरसात में, ठीक है, पानी से भर लिया जाएगा। फिर डेली इसमें जब 1000 क्यूसिक फ्रेश वाटर, अच्छा, जो कि BRB से आ रहा है, और 1000 क्यूसिक ट्रीटेड वाटर जब आएगा, तो इसका एरेशन और जो इसका लेवल है ऑक्सीजन का पानी के अंदर वो मेंटेन रहेगा, और एक्वेटिक लाइफ, मरीन लाइफ और रिवराइन लाइफ जो है वो इसके अंदर सरवाइव कर सकेगी। तो ये रावी जो है वो इन लिवन रिवर बन जाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो जो वाटर टेबल है वो भी डेली के हिसाब से
कोई 1.5 मिलियन गैलन्स रिचार्ज होना शुरू हो ठीक जाएगा। है। और जब वो रिचार्ज होगा तो वो एक्वाफर जो है, पहले शैलो एक्वाफर फिर डीप एक्वाफर्स जो हैं वो भी रिचार्ज होना शुरू हो बिल्कुल जाएंगी। ठीक और है। इसके ऊपर अब सवाल दूसरा ये पैदा होता है कि क्या इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, काम हुआ है। अच्छा। तो इसके ऊपर कोई 4 किलोमीटर के करीब हमारी जो एम्बैंकमेंट्स हैं वो साइफन से नीचे वो बन गई हैं। अच्छा। और अनदर 6 months to 8 months आपको ये बिल्कुल दरिया के साथ से इवन शादरा के ब्रिज से आपको रिवर और उसकी एम्बैंकमेंट्स आती हुई नजर आना शुरू। तो इसका टेन्योर क्या है, ये कब तक आप इसको कंप्लीट होता देखते हैं कि ये ऑपरेशनल हो जाएगा? एक तो ये कि ये इट इज़ रिवर फ्रंट के ऊपर देखें तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड बनेगी जो रूडा बन रहा है। क्योंकि आप अगर देखें, आप थेम रिवर्स के ऊपर देखें, सिंगापुर के अंदर देखें, आप यूरोपियन और शहर देखें, वहाँ पे 7 to 8 किलोमीटर की स्ट्रेच है, वहाँ पे शहर जो हैं वो दरिया के ऊपर हैं। तो ये तो इट इज़ 46 और 47 किलोमीटर के दरमियान का एरिया। अब ये 47 किलोमीटर तो अगर आप देखें तो शायद 2 से 3 डिकेड लगे इस सारे को बनने में, इसीलिए इसको फेजेस में बनाया जा रहा है। अच्छा। पहला जो फेज़ है जो शादरा पे जाके कल्मिनेट होगा वो 16 किलोमीटर का है और वो अनदर 2 to 3 years में बन जाएगा। अच्छा। अनदर 3 years मैक्सिमम जी। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 6-7 महीने में आपको शादरा के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएंगी जो सारी एक्टिविटी है। तो पहला फेज़ तकरीबन 3-4 साल में बन जाएगा जी। ठीक है। और उसके बाद इसी तरह सेकेंड और थर्ड फेज अनदर 4 to 5 years ईच फेज। तो आप कह लीजिए रफली विद इन 2 decades ये कंप्लीट जो सिटी है ये बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा करण साहब, हम देखते हैं लाहौर में डिफरेंट किस्म का एक जो चैलेंजेस हैं हम फेस करते हैं, ट्रैफिक के हवाले से, स्मोक के हवाले से, और फिर जिस तरह मौसम बदलता रहता है तो क्लाइमेट के एतबार से भी हम बहुत से चैलेंजेस फेस करते हैं, बीमारियां भी फेस करते हैं। तो अभी एक नया शहर बनने जा रहा है रूडा जो है, तो इसमें क्या डिफरेंट क्या है, कुछ बेहतर क्या कर रहे हैं? जी देखें, अगर तो एक ऐसा ही शहर बने जैसा पहले है या जैसे पहले बन रहा है, अब लाहौर तो आप कह लें आप अब देखिए पुराने लाहौर में तो हमारे मास्टर प्लान में नहीं था उस तरह से, वो चीज़ों को भी फॉलो नहीं किया गया। तो अब जो ये नया शहर बन रहा है इसमें तो बहुत सी चीज़ें फॉलो की जा सकती जी। मैं एग्जैक्टली यही बात करने लगा था कि पुराना शहर तो देखें वो उसमें मास्टर प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी एक कल्चरल वैल्यू है। बिल्कुल। उसको हम दुनिया का लाहौर उन 3-4 शहरों में से है। लाहौर है, रोम है, दिल्ली है और 3-4 कंस्टेंटिनोपल है। ये 5-6 शहर हैं जो कि कल्चरल कैपिटल हैं दुनिया का। बिल्कुल। तो लाहौर उनमें से एक फिगर आउट करता है जी। अब जो हमारा मास्टर प्लान है वो है ही, इट इज़ बेस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी। ये अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट के हिसाब से, आने वाले टाइम के हिसाब से, सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से ये इट इज़ गोइंग टू बी दी सिटी ऑफ द कंट्री। ये पाकिस्तान का, और बल्कि आई थिंक इसको शायद इंटरनेशनली भी कॉपी किया जाए, ये एक मास्टर प्लान को सामने रखते हुए ये एक बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिटी होगा जी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि सारा जो कॉन्सेप्ट है वो 3 चीज़ें हैं बेसिकली, जिसको हम द होली ट्रिनिटी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट: वाटर, एयर और सॉइल। ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों की ही अगर आप देखें, जैसे मैंने पहले बात की थी वाटर की, आप एयर की आप बात कर लें, तो जब आपकी सस्टेनेबिलिटी होगी, आपका सारा कॉन्सेप्ट ही सस्टेनेबिलिटी पे बेस्ड होगा, आपकी कार्बन एमिशन बहुत कंट्रोल्ड होगी, आपकी दूसरी जो पॉइजनस गैसेस हैं वो नहीं होंगी। जब आपका शहर, नए शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईवी के ऊपर बेस्ड होगी, जब और वो मेट्रोस के ऊपर बेस्ड होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बेस्ड होगी, गाड़ियाँ बहुत कम होंगी, साइकिल ट्रैक्स होंगे, बिल्डिंग्स जो हैं वो लीड के कॉन्सेप्ट के ऊपर होंगी, जो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के रेगुलेशंस हैं, जब उनके ऊपर होंगी, आपकी एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल होगी मैक्सिमम शहर की, तो आपका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होगा। ठीक है। तो इसलिए ये शहर बाकी शहर से, या जो पुराना शहर है उससे, ये इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि ये वो फ्यूचर की चीज़ें हैं जो अब हम पे, एक तो हमारा कॉन्सेप्ट ही यही था, लेकिन अब ये कंपल्शन भी है। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि जो एनवायरनमेंट की सूरत हाल हो रही है, और प्लांटेशन की बड़ी ज़रूरत है इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए। इसके साथ साथ कुछ इस हवाले से भी बताइए, जो फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पर हमने देखा इन्वेस्टमेंट करते और बड़ा इंटरेस्ट उन्होंने लिया, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ बनाई गई हैं फॉरेन को, और ख़ास तौर पर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, तो कुछ उस हवाले से बताइए। जी, मैं उससे पहले, आपने भी बात की प्लांटेशन की। जब नॉर्मल कोई अर्बन डेवलपमेंट होती है, अगर आप देख लीजिए हमारे जो लाहौर के इवन मॉडर्न एरियाज़ जो बन रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रीन कवर जो है वो 6 to 7% है। ठीक है। और से लेकर बहुत ज़्यादा अगर है तो इट टचेस अबाउट 9% ग्रीन कवरेज।
लेकिन जो रूडा के अंदर जितनी डेवलपमेंट होगी अर्बन, वहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ ग्रीन कवर है वो इन बिल्ट 25 to 30% है। अच्छा। जिसमें पार्क रखे जाएंगे, जिसमें अच्छा। रोड्स के साथ, सड़कों के साथ, घरों के साथ, यानी ग्रीन पैच, ग्रीन एरियाज, पार्क्स, अच्छा। ऑर्चर्ड्स, फार्म्स, ये सब कुछ इन बिल्ट है। सो अगर हमने वो 30% अचीव करना है तो इटसेल्फ एंड इट विल ऑल गोइंग टू बी ग्रीन। ठीक है। सो वो एनवायरनमेंट को उस तरह से जो है ना वो आपके लीजिए कि केटर किया जाएगा। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सारे का सारा मॉडर्नाइजेशन बेस्ड है और ये उस तरह का बहुत एम्बिशियस कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे न्योम सिटी था जो कि लाइन इन द डेजर्ट थी, जो कि खोद के बनाई जा रही थी। सो ये नेचर का, नर्चर का और टेक्नोलॉजी का मर्जर है जो कि रूडा की शक्ल में आएगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी आइडियल। हमारे जो कमर्शियल विंग है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिन रात इसके ऊपर दे आर ट्राइंग टू सर्च आउट द अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें हम पाकिस्तान में इसको जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट में हमारे साथ आना चाहते हैं, ऑलरेडी दे आर पार्ट ऑफ अस। फिर इसके अलावा हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हमारी टीम्स जाती हैं, रोड शोज़ करती हैं, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस हैं, आप कह लीजिए मॉडर्न अर्बनाइजेशन की, कमर्शलाइजेशन की, वो अटेंड की जाती हैं। और वहाँ से हमने बहुत सारे MOUs, अभी हमारी जो रिसेंटली हमारी एक टीम वाज इन चाइना जिसने वहाँ से कुछ 13 MOUs हमने साइन किए हैं। अच्छा। और वो इन प्रोसेस हैं। सो जो मैकेनिज्म है या जो व्हीकल्स हैं वो डेफिनेटली थ्रू JVs है, ठीक है, थ्रू PPP है, ठीक है, थ्रू REIT है, थ्रू जितनी भी मॉडर्न आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट के जो व्हीकल्स हैं उनके थ्रू। तो चाइनीज कंपनीज के साथ जो ये MOUs हो रही हैं, ये कंस्ट्रक्शन के एतबार से हो रहे हैं या उनकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर? नहीं, ये कंस्ट्रक्शन के एतबार से नहीं, ये बेसिकली तो समझने की बात ये है कि ये हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। ठीक है। इट्स ए कंप्लीट सिटी। ओके। तो सिटी की देखें, बहुत सिटीज़ तो यूजुअली इवॉल्व होती हैं, लेकिन जब आपने इवॉल्व नहीं करना और आपने एक चीज़ को बहुत माइक्रोकॉज यानी आपने उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके और उसको उस प्रोसेस को आपने फास्ट ट्रैक पे लेके आना है, तो वो चीज़ें आपको जल्दी से करनी पड़ती हैं। ठीक है। सो चाइनीज़ के साथ राइट फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, एजुकेशन एंड अर्बनाइजेशन की नई टेक्निक्स, मटेरियल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीज़ों पे बात हो रही है। बिल्कुल ठीक। इसमें कुछ ये भी बताइएगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है रूडा की, चूँकि हमने देखा कि ख़ास तौर पर जब लाहौर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्राइवेट डेवलपर्स ने बहुत कैंपेन की, जब उनको अप्रूवल्स मिले उस हवाले से रूडा का नाम सामने आया और बहुत से लोगों को ये लगता है कि रूडा की जो अप्रूवल का क्राइटेरिया है वो भी बनिस्बत दूसरी अथॉरिटीज़ आसान है। सो रूडा की अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, इस हवाले से भी बता दीजिए, और प्राइवेट डेवलपर को किन बेसिस पे अप्रूवल दिया जा रहा है? देखें, रूडा का जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो एक्चुअली ट्रस्ट बेस्ड है। ठीक है। कि रूडा का जो आप कह लीजिए मिशन और विजन स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने जो लोग हैं या जो पब्लिक है उसके ट्रस्ट को ब्रीच नहीं होने देना। ठीक है। दिस इज़ नंबर 1। और जो रूडा की जो इसी पे बेस करती है रूडा की ब्रांड इक्विटी। ठीक है। और यही आइडेंटिटी क्रिएट की जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जी, ठीक और यही बाद में यही रेजोनेंस, यही आइडेंटिटी जब क्रिएट हो जाएगी ब्रांड की तो वही ब्रांड रेजोनेंस भी बनेगी और वो बनती हुई नजर आ रही है। आपका ये सवाल इटसेल्फ उसका प्रूफ है कि जो नई सोसाइटीज़ हैं या जो नए हमारे साथ लोग आ रहे हैं डेवलपर्स, उनको ये सारे के सारे अभी एक प्रोसेस के अंदर हैं। ठीक है जी। और ये प्रोसेस को अभी भी जब ये प्रोसेस को पूरा करेंगे, जिस तरह से जो रूडा के बायलॉज हैं, जो रूडा का मैकेनिज्म है जिसमें इनको पहले प्रोविजनल दी जाती है, फिर ये अपना लेआउट प्लान देते हैं, उसके बाद इनको टेक्निकल अप्रूवल की तरफ ये जाते हैं, टेक्निकल अप्रूवल के बाद इनको NOC दी जाती है, जो कि अभी तक बहुत कम को दिया गया है। जिनका आप जिक्र कर रहे थे इनको भी अभी पूरा अप्रूवल नहीं है, बट कहीं पे वो किसी स्टेज पे जितना वो लैंड लेके आते हैं उसके हिसाब से वो किसी न किसी स्टेज के ऊपर हैं उसके। अच्छा। और जब भी अगर ये इसको फॉलो नहीं करते जो रूडा के मेन प्रिंसिपल्स हैं, जो गार्डन प्रिंसिपल्स हैं, तो ये खुदा ना खास्ता ये जो परमिशंस हैं
ये इनको दोबारा रिकन्सिडर भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। कर साहब इसमें ये भी बताइए कि मार्केटिंग के एतबार से मेरा सवाल इसलिए था कि इसमें रूडा अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं रूडा के जिसको वो ऑन करता है, कल को उसकी भी कैंपेन्स होंगी, कल को उसको भी सेल किया जाएगा। तो इस तरह से वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, या वो किसी एंड यूज़र के लिए कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसका क्या प्लान किया गया? देखिए, मैंने जैसे कहा था कि कार्डिनल प्रिंसिपल ट्रस्ट है। रूडा के जो मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे उसका रूडा का अपना एक प्रोजेक्ट है जो कि चारबाग 1 और 2 लॉन्च हो चुका है। ठीक है। अच्छा, जो उसका 1 है, चारबाग 1, उसके अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो उसकी जो इन्वेंट्री है वो सोल्ड आउट है। ठीक है। अच्छा, रूडा ने ये नहीं किया कि उस इन्वेंट्री के अगर फॉर एग्जांपल 400 प्लॉट्स हैं, ठीक है, तो उसकी 700 फाइलें बना दी जाएं और बाद में फिर कुछ कैंसिल होती रहें, और वो जो एक किया जाता है, जितने प्लॉट्स थे कोई फाइल सिस्टम, कोई ओवर सेलिंग नहीं हुई, कोई नॉट इवन वन। और जिनको अप्रूवल मिलता है वो जिस तरह से कैंपेन शहर में हो रही हैं, अगर कोई प्राइवेट डेवलपर ओवर सेलिंग कर दे, इस हवाले से भी कोई मॉनिटरिंग जी, अगर जिनको अप्रूवल मिलता है और वो रूडा को अगर ये होता है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने ओवर सेलिंग कर दी और ओवर सेलिंग के बाद उनकी कमिटमेंट अगर पब्लिक के साथ नहीं है, ठीक है, तो अभी तक उनको एनओसी नहीं मिले हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि वो रिकंसिडर हो सकते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। अगर वो जो रूडा के बायलॉज हैं, जो कि बिल्डिंग कंट्रोल के बायलॉज हैं, रूडा के इनकी जो आप कह लीजिए कि डेवलपर्स के साथ जो चीज़ें इंटरेक्ट करने की और जो रिक्वायरमेंट है उनकी, अगर वो पूरी नहीं होगी या उसमें पब्लिक का ट्रस्ट कहीं पे स्विंडल होता हुआ नजर आया। जिस तरह यहाँ पर तो रूडा का मास्टर प्लान डिक्लेयर्ड है और एक प्राइवेट डेवलपर को भी अंदाजा है इसका, तो मॉनिटर करना तो आसान हो जाएगा कि अगर कोई ओवर सेलिंग हो रही है। रूडा के मास्टर प्लान में तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि ये ग्रीन एरिया है, ये ब्राउन एरिया है, ये इनफिल है। इनफिल पे ऑलरेडी जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो रूडा के बनने से पहले भी तो बहुत सारी वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है ना। रूडा तो 2021 में आया, तो उससे पहले बहुत सारे रूडा के अंदर अब ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कॉलोनीज बनी हुई हैं, बिल्कुल, तो वो इनफिल में आती हैं और उनके अप्रूवल का एक अलग मैकेनिज्म है कि वो रूडा के बायलॉज जहाँ तक जो बन गया है, अब वो बायलॉज को फॉलो करेंगी और अपने आप को उस हमारे बिल्डिंग कंट्रोल से अप्रूव करवाएंगे। ठीक है। और जो नई बन रही हैं, जैसे जो हमारे ब्राउन एरिया में बननी है, उनके लिए फिर ये वाली चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था, और ग्रीन एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। यानी रूडा में नाज़रीन अगर प्राइवेट डेवलपर कोई ओवर सेलिंग करता है तो उसको रिकंसीडर किया जा सकता है उसके अप्रूवल को, जिस तरह कर्नल साहब ने फरमाया। अभी वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड विद रिजवान सरवर और इस वक्त मौजूद हूँ रूडा हेडक्वार्टर में और मेरे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल जनाब काशिफ कुरैशी साहब। आपको वेलकम करते हैं। काशिफ साहब, रूडा के हवाले से ब्रीफ कर दीजिए कि रूडा है क्या और मकसद क्या है इस अथॉरिटी का। देखिए, रूडा इज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, और लाहौर बीइंग लाहौर इज ऑब्वियसली रीच टू अ सर्टन एज, और जिस तरह ग्लोबल फिनोमेना होता है कि जब शहर एक सर्टन फिनोमेना एक जगह पे पहुंच जाते हैं, एक एज पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप फर्दर उसको और बढ़ा नहीं सकते। तो उसके जो चैलेंजेस होते हैं, एलाइड चैलेंजेस, इसमें कंजेशन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले चैलेंज है, सीवरेज है, पानी का प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स अडॉप्ट करते हैं। उसके लिए जो बेहतर हल तजवीज़ किया जाता है कि उसके लिए ऑल्टरनेटिव एडजेसेंट सिटीज़ बनाई जाएँ। ठीक है। पाकिस्तान में एक फिनोमेना आपके सामने है जहाँ पे हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी का फिनोमेना देखते हैं, इजिप्ट है, मलेशिया है, इंग्लैंड है, जहाँ पे ये फिनोमेनास होते हैं, जहाँ पे एक सर्टन अगर एज पे पहुँचते, तो रूडा एक्चुअली सेम फिनोमेना है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह है कि यहाँ पे हमारे पास रिवर भी है टू ऑफर, और रिवर को फ्रंट को हम मैक्सिमम कैपिटलाइज कर रहे हैं कि हम इसको दोनों स्ट्राइक्स पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब रूडा के 2 प्रोंग एक इसमें तरीक़ेकार है। पहला तो ये है कि हम चूँकि रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कॉलोनीज हैं या जो ऑलरेडी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ है, और टोटल अगर रूडा के एरिया की मैं बात करूँ 1,40,000 एकड़ में तकरीबन 32% ऑलरेडी है। 1,40,000 एकड़ ये एरिया, टोटल 1,40,000 एकड़ रूडा का एरिया है, और उसमें 32% तकरीबन ये एरिया जो कि ऑलरेडी कॉलोनीज कुछ बनी हुई है और वो लीगल या इलीगल है या TMS से अप्रूव थी या कंप्यूटराइज जो लैंड होती थी पहले, बहुत सारी उस तरह की ज़मीनें भी हैं। एग्जैक्टली वो है। अब उनको रेगुलराइज करना, चूंकि हम रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं तो रेगुलराइज करना भी मकसद है, ठीक है, और साथ के साथ रेगुलराइज करने से फिर हमने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है, क्योंकि वहाँ पे वो इलीगल थी या प्रॉपरली लीगलाइज नहीं थी या प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं थी, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमने क्या किया, इनको हम इनफिल जोन्स कहते हैं ये वाले, और फिर कुछ ब्राउन जोन्स हैं जो कि ऑलरेडी जो लैंड्स अवेलेबल है हमारे पास हैं, वो भी तकरीबन 30% है, और बाकी फिर रिवर है और बाकी मुख्तलिफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट। तो टोटल अगर रूडा को ब्रेक डाउन कर लें तो 32 to 34% इनफिल जोन है,
और 30% वो है जो कि हमारे पास लैंड अवेलेबल है टू डेवलप। ये मेन फिनोमेना है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हम उसको रेगुलराइज कर रहे हैं और इन कॉलोनीज को हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ले रहे हैं और उनसे फिर हम अप्रूव उनको करते हैं बेसिंग ऑन देयर ड्यू डिलिजेंसेस जो भी उनकी होती हैं। अच्छा। उनको हम ये कहते हैं कि उनका जो अर्बन प्लानिंग होना चाहिए वो हमारे बायलॉज के थ्रू होना चाहिए। ठीक है। और जो मेजर जो उनका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे घर भी हमने देखे हुए हैं कि सराउंडिंग में बहुत से घर बने हुए हैं, तो उसमें क्या डिमोलिश भी किया जा रहा है किसी कॉलोनी को? इसमें किस तरह से अप्रूवल का प्रोसीजर क्या है? देखिए, जो तो कॉलोनीज बनी हुई है या घर बने हुए हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें कोई डिमोलिशन नहीं है। नहीं क्योंकि देखिए, हम रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, वी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट वुड ऑलवेज थिंक लाइक अ मदर। हम ये नहीं हो सकता कि किसी की भी वहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो, लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई और उनको बोलेंगे डिमोलिश कर दें या उनको हम गलत कर दें या उनको हम ना काम करने दें। तो हमने एक इनफिल जोन बनाया जिनमें हमने इन कॉलोनीज को ले लिया। अच्छा। और उनको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देना शुरू कर दिया और उसमें कोई डिमोलिशंस नहीं है। इवन जो आपकी रॉ लैंड है वहाँ पे भी कई आपको देखा होगा सेटलमेंट्स होंगी, कई आपके स्लम्स होंगे, सेटलमेंट्स के अलावा आपके पास वहाँ के मसाजिद भी होंगी, बाकी मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। उसमें किसी किस्म की भी हमने डिमोलिशन नहीं करनी। ठीक है। जो लैंड लोग अपनी फ्री विल से देते हैं और जहाँ पे सेटलमेंट्स नहीं है वो लैंड हम एक्वायर करेंगे और कर रहे हैं एक्चुअली। तो चूंकि अथॉरिटी को तो 4 साल हो चुके हैं, तो कई जगहों पे हमने एक्वायर कर भी लिए और वहाँ पे फिर हम अपनी रूडा अपनी फर्दर डेवलपमेंट करेगा, जो एक मॉडर्न सिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और अप्रूवल के हवाले से कुछ बताइए कि क्योंकि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हमने रिसेंट पास में देखे जिनको अप्रूवल्स मिले और अच्छे बड़े प्राइवेट डेवलपर्स भी यहाँ पर आए, तो आया इसमें गवर्नमेंट अपने तौर पर भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है या सिर्फ प्राइवेट डेवलपर्स को इसमें मौका दिया जा रहा है? इसके 3 बेसिकली मेन फंडामेंटल तरीकेकार हैं। ओके। सो प्राइमरीली जो रूडा कर रही है वो जो एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, जिसमें पब्लिक का भी स्टेक है और गवर्नमेंट का भी स्टेक है। और इस तरह से, क्योंकि देखिए हम एज एन अथॉरिटी पूरी लैंड तो अक्वायर नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम लेकर आते हैं और उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। मॉडल डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें जेवी भी हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आपका रेवेन्यू शेयर भी हो सकता है, इन्वेंट्री शेयर भी हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल हो सकते हैं। ठीक है। इसमें कई लोग ये भी होते हैं जो स्लीपिंग पार्टनर बन जाते हैं, जेवी में अपनी लैंड हमें लेट गो कर देते हैं और हम डेवलप करते हैं। तो आपके सवाल का दूसरा पार्ट कि हम खुद भी डेवलप करें, जी हम खुद भी कर रहे हैं। अच्छा। हम कुछ प्रोजेक्ट्स जिसके फॉर एग्जांपल चहारबाग का अगर हमने नाम सुना हो, चहारबाग इनक्लेव है, ये 200 एकड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिन लोगों ने लैंड हमें दी और हम उनके साथ मिलके बेसिकली एज ए स्लीपिंग पार्टनर वो बन गए और हम डेवलपर बन गए और हम डेवलपमेंट करके रूडा अपने नाम से खुद बेच रहे हैं, मतलब रूडा की ही वो प्रॉपर्टी एक लिहाज से। तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये रेजिडेंशियल कोई प्रोजेक्ट है? सो चहारबाग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बोथ। उसमें आप समझिए कि 70 नहीं तकरीबन 80% जो है वो तकरीबन रेजिडेंशियल है। और सो टोटल अगर हम कहेंगे 200 एकड़ है तो 200 एकड़ में पहली बात तो डेवलपेबल तकरीबन 50% होता है। बाकी आपने ग्रीन भी छोड़ना होता है, रोड्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यूटिलिटीज होती हैं, ग्रेवयार्ड, बाकी मामला होते हैं। तो 50% जो है उसका तकरीबन आप समझेंगे 90% प्लस माइनस रेजिडेंशियल होता है और बाकी 6 to 8% आपका कमर्शियल होता है। इस तरह से होता है। ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन होता है दोनों। ठीक है। तो अभी तक कितने प्राइवेट डेवलपर्स हैं काशिफ साहब जो रूडा के साथ जुड़ चुके हैं और जो ऑलरेडी जिनको आप अप्रूवल दे चुके हैं? ओके। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्राइमरीली इस टाइम तक 2 हमने मेजर अप्रूवल दिए हैं। अच्छा। और उसमें पाकिस्तान के जो टॉप लीडिंग जो फैमिली बिजनेसेस हैं 10 के करीब, उनके साथ हमने एक प्रोजेक्ट साइन अप किया है। अच्छा। सैफायर बे उसका नाम है और तकरीबन 2 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं। उसके जो एडजेसेंट रिवर का पूरा तकरीबन है 9 किलोमीटर वो हमने तकरीबन डेवलप कर दिया है। ठीक है। सेकंड फिर हमने एक टोपाज के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट साइन किया है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तकरीबन 12,500 एकड़ हमने दिया है और वो बेसिकली एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर है और पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, वो क्लब करके हमारे साथ आए हैं। अच्छा। और वो रेवेन्यू शेयर के मॉडल पे हमने उनको दिया है। तो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए जो हमने डेवलपमेंट के लिए लोगों को दिए हैं। ठीक है। 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि जेवी बेस्ड है। अच्छा। जो कि छोटे प्रोजेक्ट्स हैं 200 से 300 एकड़ के और लोगों ने हमें लैंड दी है और रूडा खुद डेवलप कर रहा है। तो वो रूडा के अपने प्रोजेक्ट हो जाएंगे जो रूडा खुद डेवलप करके मार्केट में बेच रहा है। और तीसरा जो आपने अप्रूवल वाली बात की, ये वो जो डेवलपर्स हैं जिनकी लैंड्स हैं या लैंड होल्डिंग है या पहले की कोई कॉलोनीज हैं, उन्होंने हमसे अप्रूव कराया। ठीक है। रिसेंटली आपने काफी सारी मार्केट शहर में देखी होगी, उसमें बड़े डेवलपर्स हैं। ठीक है। जो कि रेप्यूटेबल डेवलपर्स हैं और वो उनकी एक मार्केट में से भी है और मार्केट में उनकी क्रेडिबिलिटी भी है। उनको हमने अप्रूव किया है
और वो अपनी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं एक सर्टेन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। ऐसा नहीं है कि आज वो आए और आज को उनका अप्रूवल मिल गया। जी बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था कि मार्केटिंग से पहले आया कोई इस तरह की कंडीशंस तो बनाई जाती हैं कि इस अप्रूवल के बाद कैंपेन स्टार्ट हो, क्योंकि यूजली होता ही है कि प्रोसेसिंग में भी होते हैं अप्रूवल्स और कैंपेन बहुत स्टार्ट हो जाती है। इसमें ओवरसीज का बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है, हमारे लोकल पाकिस्तानी का भी बहुत होता है, तो इस हवाले से भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट है? सो अगेन आई विल गेट इनटू द टू साइड्स। एक मैंने आपको अर्ज किया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ठीक है, उसका प्रोसेस टाइम रफली 3 से 6 महीने, बाद केसेस में बड़ा प्रोजेक्ट तो साल भी लगता है, जिसमें हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ की, उनकी टेक्निकल हेल्थ की और उनकी प्री क्वालिफिकेशन वर्सेस उनका एक्सपीरियंस। ये 3 स्टेजेस होते हैं जो हम देखते हैं। अच्छा। और ये असेसमेंट हम इंडिपेंडेंटली रूडा नहीं करता, बल्कि एक्सटर्नल काउंसलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल KPMG है या नेस्पाक है या लीगल जो काउंसिल्स हैं, वो प्रॉपर देखते हैं। तमाम ड्यू डिलिजेंस 6 महीने से 3 से लेकर 6 महीने इवन साल तक होती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद जो JVs होती हैं, वो तो चूंकि हम खुद कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली हम एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी हम अपने आप को अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करते हैं और उस पार्टी की करते हैं कि उनकी ज़मीन लेजिटिमेट है। जो अप्रूवल्स की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग टाइम होता है 90 डेज का फर्स्ट। अच्छा। जब वो फर्स्ट टाइम एक इंटेंट देते हैं हमें कि जी हम ये काम करना चाहते हैं, तो 90 डेज का प्रोसेसिंग टाइम है। प्रोसेसिंग टाइम के बाद वो फिर हमें सर्टेन फी स्ट्रक्चर्स जमा कराते हैं, जो कि 3 से 5 साल के होराइजन पर होता है। उसके बाद उन्होंने एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द लैंड हमें लाके देनी होती है, विच इज नथिंग लेस देन 20%। वो लैंड टाइटल उनके नाम पर होगा, तमाम प्री रेक्विजिट्स पूरे करेंगे, फॉर्मेलिटीज पूरे करेंगे, अपनी तमाम फाइनेंशियल हेल्थ और बाकी मामलात को हम देख लेंगे। उसके बाद हम अप्रूवल देंगे कि अब 25% लैंड जो आप लेकर आए हो, इसके ऊपर आप लॉन्च कर सकते हो। अच्छा। तो मार्केटिंग तब हम अलाउ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कंस्ट्रक्शन राइट्स के हवाले से भी कुछ बताइए कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से किस तरह से आपने पैरामीटर सेट किए हैं कि 25% फॉर एग्जांपल अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मजीद अप्रूवल दिया जाएगा, या ये वन गो में पूरा अप्रूवल दे दिया जाता है? और इसकी भी कोई यकीनन पैरामीटर्स होंगे कि अप्रूवल कितना दिया जा रहा है, 100 कनाल्स का दिया जा रहा है, 200 कनाल्स का दिया जा रहा है, इस हवाले से? ठीक है, इसमें एक जरूर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोजेक्ट का जो एक फेजिंग होती है, वो फेज आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 एकड़ का प्रोजेक्ट है, विच मीन्स के 800 कनाल का प्रोजेक्ट अगर है फॉर एग्जांपल, या जितना भी है, आई कांट एग्जैक्टली रिमेंबर। सो उसमें होता ये है कि अगर वो कहते हैं 25% वो लेकर आए, तो 25% का ही सेल्स एंड मार्केटिंग के राइट्स दिए जाएंगे और वही कंस्ट्रक्शन के राइट्स दिए जाएंगे। बट हाउएवर जो प्रोजेक्ट का स्कोप है वो पूरे 100 एकड़ का ही होगा। जो उसकी मास्टर प्लानिंग होगी, जो भी होगा, वो अप्रूवल्स भी पूरे के होंगे। बट लॉन्च उसी एरिया का दिया जाएगा उसको अप्रूवल, जो कि उसके पास जमीन की होल्डिंग होगी। ओके। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेक के बाद इसके हवाले से जवाब लेंगे, कि जो प्राइवेट डेवलपर होते हैं जब ये सोसाइटी बनाते हैं किसी भी अथॉरिटी से अप्रूवल के बाद, तो उन पर मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि काम आदमी की सरमायाकारी महफूज रहे। हाजिर होते हैं इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड विद रिजवान सरवर, और इस वक्त मौजूद हूँ रूडा हेडक्वार्टर में, और आज बात हो रही है रूडा के हवाले से कि अप्रूवल किन बेसिस पे दिए जाते हैं, कितने प्राइवेट डेवलपर्स को इंगेज किया गया है, कितनी मुल्क में सरमायाकारी आई है। सो इन तमाम सवालात के जवाब काशिफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, प्राइवेट डेवलपर जो होता है, जब रूडा जब अप्रूवल देता है, तो अगर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो कोई पैरामीटर सेट किए गए हैं, कोई स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन का उसको फॉलो किया जाए, इस हवाले से भी कोई पैरामीटर्स हैं? ठीक है, देखिए, अगर तो कोई कॉलोनी का अप्रूवल ले रहा है तो मैंने आपको अर्ज किया कि उसका एक सर्टेन प्रोसेसिंग टाइम है, और उसके बाद एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द लैंड जो मिनिमम 25% होना ज़रूरी है, उसका टाइटल उनके नाम ट्रांसफ़र होगा और वो हमें वो प्रूव करेंगे और मास्टर प्लान अप्रूव कराएंगे, तो उसके बाद ही उनके पास ऑथराइजेशन होती है कि वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकें या सेल्स एंड मार्केटिंग शुरू कर सकें। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस इन प्लेस है। ये उस केस में है जहाँ पे अप्रूवल्स हैं। जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, वहाँ पे तो मैंने आपको ऑलरेडी अर्ज किया कि 3 से महीने से लेके 1 साल तक प्रोसेस है। अच्छा। उसके बाद फिर मास्टर प्लान आता है, और उसके बाद फिर उसकी पूरी जब कॉन्ट्रैक्चुअल बन चुका होता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन ऑफ हो चुका है, उसके बाद फिर हम उनको अलाउ करते हैं कि कंस्ट्रक्शन करें। जिस तरह चहार बाग में आपने कंस्ट्रक्शन शुरू की और एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से भी, तो जब प्राइवेट डेवलपर अपनी बिल्डिंग बनाएगा या फिर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट में वो प्लान करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रूडा तामीर करेगा या वो प्राइवेट डेवलपर अपने प्रोजेक्ट का करेगा? ठीक है, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरीके के हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर्टिकुलर कॉलोनी का, जो इनसाइड है, वो डेवलपर हमेशा खुद करेगा। ठीक है, सवाए उसके जहाँ पे रूडा खुद डेवलप कर रहा है, रूडा ज़ाहिर खुद करेगा वहाँ पे, बट जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो उस केस में हमेशा इंटरनली वो खुद डेवलप करेगा। और एक होता है ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो 7 तरीके का होता है। बिजली, पानी, गैस, आपका सीवरेज है, टेलीफोन है, इंटरनेट है,
और एक्सेस रोड, ये 7 किस्म के। ये ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्सेस होती है वो रूडा उस पर्टिकुलर स्कीम तक लेकर आएगा, अंदर ये खुद करेंगे, तो टर्शरीज हम वहाँ पे छोड़ देते हैं। ये प्राइवेट डेवलपर, बेसिकली मेरा सवाल यही है, जो प्राइवेट डेवलपर कंस्ट्रक्शन करेगा तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कोई पैरामीटर सेट किए गए हैं? सो हमने हमारी 7 डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, उसमें अर्बन बायलॉज हैं, अर्बन प्लानिंग गाइडलाइंस हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस हैं, इंजीनियरिंग गाइडलाइंस हैं, वो सारे के सारे उनको फॉलो करने पड़ेंगे। और जहाँ पे भी वो डिविएट करेंगे तो उसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट जो है बिल्डिंग कंट्रोल का, वो उनको मॉनिटर भी करता है और चेक भी करता है कि उसको डिविएट तो नहीं करें। मिसाल में देता हूँ आपको, सिंपलर अंडरस्टैंडिंग फॉर द ऑडियंस, कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा 100 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है और 100 एकड़ के प्रोजेक्ट में मेरा जो डेवलपेबल है वो 50 एकड़ है या 55 एकड़ है, मैक्सिमम 55% तक हम जा सकते हैं, तो बाकी जो 45% है उसमें हमने तकरीबन 13 to 14% ग्रीन का छोड़ दिया है, 20+% हमने रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का छोड़ा हुआ है, और बाकी मुख्तलिफ यूटिलिटीज के लिए हमने छोड़ा हुआ है, एमिनिटीज, स्कूल है, बाकी मामला हैं वो उसके लिए छोड़ा हुआ है। जो 55% है, 55 एकड़ हम इस केस में कह रहे हैं, 50 एकड़ हम कह रहे हैं, वो फिर आपका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका बनेगा, जो बिल्डिंग्स बनेंगी उसमें आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, जो आपके 1 and 2 स्टोरी होते हैं, जो आपके घर होते हैं, और वर्टिकल्स भी हो सकते हैं। और उसका फिर कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि 55 या 50 एकड़ जो है उसमें तकरीबन आप समझेंगे 92 to 94% आपका रेजिडेंशियल होता है और बाकी 6 to 8% कमर्शियल होता है। ये जनरल एक गाइडलाइंस है, थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो सकती है। सही। तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज बन रही हैं, हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उसमें कितनी स्टोरीज का अप्रूवल अभी तक दिया है और कितनी जो ऊंचाई के साथ कितनी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर आ रही हैं? अभी तक जो हमने अप्रूवल्स दिए हैं वो उसमें 3 डिफरेंट साइजेस हैं, एक 150 फीट है, एक 250 फीट है और एक 350 फीट है। और इसमें हम एडिशनल 50 फीट का ऑप्शन इस तरह रखते हैं कि अगर 2 प्लॉट्स क्लब कर लिए जाएं, उसको हम कहते हैं एमैल्गमेशन, तो अगर एमैल्गमेट करके वो आते हैं तो हम 50 फीट का उसमें फर्दर भी लेवरेज दे सकते हैं। तो मैक्सिमम, टू आंसर योर क्वेश्चन, मैक्सिमम वी कैन गो अप टू 400 फीट। बिल्कुल ठीक है। अभी इस वक्त तक रूडा में जो बैरूनी सरमायाकारी है या ओवरसीज पाकिस्तानी की सरमायाकारी है, उसके हवाले से भी बताइए, कितनी सरमायाकारी हो चुकी है, जो इंटरनेशनली हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कितना इंटरेस्ट लिया है? ठीक है जी, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए एज अ अथॉरिटी और एज अ प्रोविंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द जीडीपी एंड टूवर्ड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। हमने जो पहला प्रोजेक्ट जो रूडा ने खुद लॉन्च किया उसमें आप ये अंदाजा कीजिए कि 36% जो है ना एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी थी। अच्छा। और उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 60 कंट्रीज से मैक्सिमम रिस्पांस था हमें उस टाइम के ऊपर। मुझे एग्जैक्टली वो नंबर्स याद हैं। उसके बाद जब हमने दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया चारबाग एनक्लेव, उसमें रिलेटिवली 16 to 18% तकरीबन एक्सपैट्रिएट्स आए, तो थोड़ा सा उसमें ट्रेंडिंग कम हुई। हाउएवर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करें एब्सोल्यूट टर्म में, अमाउंट की वाइज, तो हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट साइन अप किया है जो कि उसमें एक चाइनीज कंपनी के साथ है, लोकल पार्टनर के साथ। अच्छा। और उन्होंने तकरीबन $500 मिलियन इंजेक्ट किए हैं। एज वी स्पीक वो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है। और टोटल प्रोजेक्ट का आउटलुक तकरीबन $6 बिलियन का है। ओके। सो अगर हम इसको हम पाकिस्तानी रुपीस टर्म्स में कहेंगे तो 2.3 ट्रिलियन रुपीस का वो प्रोजेक्ट है, और अप टू $6 बिलियन, और उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है $500 मिलियन है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा भी हमारे जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी हमारे पास एक सऊदी कंपनी का हमारे पास इंटरेस्ट है। ठीक है। एक हमारे पास अमेरिकन कंपनी का इंटरेस्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर $300 to $400 मिलियन कमिंग फ्रॉम देयर एज वेल। सो काफी डिसेंट अमाउंट है जो हमने, यानी डिफरेंट ममालिक के साथ पार्टनरशिप भी हो रही है इस प्रोजेक्ट में। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। तो काशिफ साहब, मैं चाहूंगा कि कुछ मास्टर प्लान जो रूडा का है हमें वो भी विजिट करवाइए, हम अपने देखने वालों को मास्टर प्लान दिखाएं ताकि मजीद इसको समझने में आसानी हो। मैं आपको पूरी प्रॉपर ओरिएंटेशन इसमें। तो आइए चलते हैं और आपको रूडा का मास्टर प्लान दिखाते हैं। तो जनाब आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये मास्टर प्लान है रूडा का। तो काशिफ साहब से जानते हैं कि ये क्या, इसकी डिटेल्स जानते हैं। काशिफ भाई क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा बता दें कि ओवरऑल ये कौन कौन से फेजेस हैं, किस तरह से ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं? श्योर जी, थैंक यू वेरी मच जी। सो बेसिकली ये रूडा का जो मास्टर प्लान है तकरीबन 1,40,000 एकड़ का है, और जो ये सारी कलर डिफरेंट स्कीम नज़र आ रही है ये मास्टर प्लान आपका है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसका ये फेज़ 1 है, तकरीबन 66,000 एकड़ है। उसके बाद ये फेज़ 2A है और ये फेज़ 2B है, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 40,000 एकड़ है। उसके बाद ये फेज़ 3 है। सो ये सबसे पहली फेज की कॉन्फ़िगरेशन है। फिर विद इन फेज जो है ना डिफरेंट जोन्स दिए हुए हैं, तकरीबन 32 के करीब जोन्स हैं। और जोन्स की अगर मैं एक्सप्लेनेशन आपको ये दूं तो जोन्स में बेसिकली रेजिडेंशियल भी हैं, कमर्शियल भी हैं और थीमेटिक भी हैं। तो रेजिडेंशियल तो आप समझते हैं, कमर्शियल भी समझते हैं। थीमेटिक का मतलब ये कि एक सिटी में ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ रेजिडेंशियल और कमर्शियल हो, बट उसके साथ थीमेटिक कंपोनेंट्स में आपके एंटरटेनमेंट हो सकता है, मेडिकल हो सकता है,
उसके अलावा एलाइड जितनी भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ हैं, वो तमाम। तो ये मेनली मुख्तलिफ जोन्स हैं, ठीक है। अब इसकी ओरिएंटेशन इस तरह है कि ये रिंग रोड है और ये आपका लाहौर है जहाँ पे आज के दिन में आप में मौजूद हैं, और ये इस साइड पे ऊपर जितना भी है पूरा रूडा का नया एरिया है, ठीक है, शहर के साथ पूरा शहर है। अच्छा, इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हम बेच चुके हैं, जो जोन्स हैं। ये एक प्रोजेक्ट जो मैं आपको अपने इंटरव्यू में पहले समझा रहा था कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 12,500 एकड़ में बेचा है, ये एक चाइनीज़ और एक पाकिस्तानी कंपनी ने मिलकर ख़रीदा है हमसे, और ये इसकी तकरीबन फाइनेंशियल एक्सपोजर 2.3 ट्रिलियन रुपीज़ का। कुछ और जोन्स भी हैं जो कि पाकिस्तान की 10 बड़ी बिजनेस फैमिलीज़ हैं, उन्होंने लेके ये 2 जोन्स उन्होंने लिए हुए हैं। ये हमारा CBD है। उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट सफ़ायर भी आपका, ये मैं बता रहा था आपको, ये टोपाज का नाम, ये नीचे एक तकरीबन 2500-2600 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है, विच वी कॉल इट एंटरटेनमेंट सिटी। अच्छा। और चूंकि ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ रेजिडेंशियल हो, तो नीचे फिर आप देखेंगे ये पूरा इंडस्ट्रियल जोन भी है, और फिर ये हमारे कुछ 8 के करीब जो है ना इसमें फॉरेस्ट भी हैं। तो रिवर के अलावा हमने फॉरेस्ट को भी रिजुविनिएट करना है, क्योंकि लाहौर का जो एटमॉस्फेरिक चैलेंजेस हैं वो फॉरेस्ट को रिजुविनिएट करने से बेहतर रहेंगे। सो इसमें जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं इनको भी इंगेज किया जाएगा या ये रूडा इनको मॉनिटर करेगा? नहीं, रूडा का काम बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे मॉनिटरिंग ही है। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने जिस तरह चहारबाग वन एंड इनक्लेव मैंने आपको बताया, वो प्रोजेक्ट हमारे अपने हैं। बाकी मेजरली जो है ना इन्वेस्टर्स ही आएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, अप्रूवल के प्रोसेस में। और ये कुछ एंटरटेनमेंट सिटी के वाले से बताइए, इसमें क्या होने जा रहा है? एंटरटेनमेंट बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे डिज्नी आ जाए पाकिस्तान में, उम्मीद ये कर रहे हैं, और जिन लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया है दे आर क्लेमिंग कि दे वांट टू ब्रिंग डिज्नी। आई एम नॉट टू श्योर एट द मोमेंट पाकिस्तान की फाइनेंशियल एपिटाइट क्या है, बट मेरा हम एक्सपेक्ट करेंगे डिज्नी अगर नहीं आता तो कम से कम से जो 2nd या 3rd टियर की एंटरटेनमेंट है वो यहाँ पर आएगी, और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। और कॉम्बिनेशन ऑफ आपके अच्छे 5 स्टार होटल्स हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं, ब्रांडेड होटल्स हैं, उस तरह की तमाम चीज़ें इसमें आएंगी। अच्छा काशिफ साहब, ये भी बताइए कि अभी तक कितनी जगह इसमें ऐसी है जो सोल्ड है और कितनी अभी बाकी है प्राइवेट डेवलपर्स के एतबार से, और इंटरनेशनली क्यों डेडिकेट किया गया है कि इंटरनेशनली इन्वेस्टर्स को हम लाएंगे, या फिर यहाँ लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें बाइंग कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हमने ये भी देखा कि डायरेक्टली रूडा कुछ प्रोजेक्ट्स को मार्केट कर रहा है, तो इसमें कोई रेजिडेंशियल ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो रूडा जिसको ऑन करता हो? ठीक है, देखिए टोटल ये जो फेज़ 1 है, इन प्रिंसिपल हमने सबसे पहले इसको हमने बनाना है। उसका रीज़न ये है कि रिवर यहाँ से आ रहा है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि इसको बनाना शुरू करें और रिवर यहाँ पे बनाए, पॉसिबल नहीं है। रिवर का फ्लो जा रहा है अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम में। तो ये हमने फेज़ 1 जो 66,000 एकड़, इसमें मेजर फोकस है। इसका तकरीबन 80% ऑलरेडी बिक चुका है, मुख्तलिफ डेवलपर्स, प्राइवेट डेवलपर्स या खुद। आपके सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपका था कि हमने खुद रूडा क्या कर रहा है, तो यहाँ पे चहारबाग एक है टोटल प्रोजेक्ट 200 एकड़ का, और एक चहारबाग इनक्लेव है, और कुछ हम प्रोजेक्ट इस साइड पे भी कर रहे हैं शरकपुर रोड के ऊपर। तो ये 3 प्रोजेक्ट हमारे अपने हैं जो रूडा खुद कर रहा है और खुद डेवलप कर रहा है और खुद बेच रहा है। और इसका फर्दर अगर आप मास्टर प्लान देखना चाहें तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। जी बिल्कुल, मजीद दिखा दीजिए, जो कि चहारबाग और जहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो गई है उसको भी हम देखना चाहेंगे। मैं जब चहारबाग का बता रहा हूँ, ये चहारबाग का प्रोजेक्ट है। ये रिंग रोड की ट्रैवलिंग यहाँ से हो रही है, ये एयरपोर्ट से इस तरफ हम आ रहे हैं टूवर्ड्स न्यू ओल्ड लाहौर। ये यहाँ पे इंटरजेक्शन है जो कि इसकी सीधा फेस में जाएगा। ये तकरीबन इसमें कोई तकरीबन 600 के करीब प्लॉट हैं जो कि रेजिडेंशियल हैं, 10 मरला और 1 कनाल के। उसके बाद 4 टाइप के डिफरेंट वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं जो हाई राइज हैं। ये 150 फीट की हैं, ये तकरीबन तमाम बिक चुकी हैं। ये 6 प्लॉट्स हैं 10 कनाल ईच के, ये JV में हमने ऑलरेडी बेच दिए हैं तकरीबन 250 फीट के। और ये 350 फीट की मार्केट स्क्वायर के साथ तकरीबन 100 कनाल का एरिया है जो कि हम इस टाइम पे एक अमेरिकन कंपनी से हमने फंडिंग दी है और इस पर हम कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहे हैं। और लास्टली ये वाला अभी हमने मार्केट किया हुआ है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में ये भी बिक जाएगा। तो ऑल इन ऑल चहारबाग तकरीबन आप समझें कि 90% इन्वेंट्री हमने ऑलरेडी बेच दी हुई। यानी कमर्शियल बिल्डिंग के एतबार से जब हम देखें, जिस तरह ये एक स्क्वायर आपने बताया, ये पब्लिक स्क्वायर यहाँ बन रहा है, तो इसमें प्राइवेट डेवलपर्स प्लॉट वाइज इसको बाइंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि ये जो हमने प्लॉट बेचे हैं ये ऑक्शन में बेचे थे, और ये 3 डिफरेंट कंपनीज ने खरीदे हैं। ये एक्चुअली वन ऑफ द बैंक, टॉप लीडिंग बैंक है, उसने खरीदे हुए हैं, और बाकी 3 डिफरेंट कंपनीज ने, और ये प्राइवेट डेवलपर्स ही इसको ऑपरेट कर रहे होंगे। ये अगेन एक प्राइवेट बड़ा डेवलपर है लाहौर का, उसने हमसे JV में लिया है और सर्टन रेवेन्यू शेयर हमें वो पे कर रहा होगा।
इसी तरह ये वाला भी प्राइवेट डेवलपर बट मोस्ट लाइकली चाइनीज करेंगे, क्योंकि लोकल हमारी अभी इतनी एबिलिटीज़ का थोड़ा सा चैलेंज है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिकन चूँकि फंडिंग है और उनका ड्यू डिलिजेंस जो है वो चाइनीज़ कंपनी का वो करेंगे, और उनकी फंडिंग के साथ हम मिलकर इनके साथ एक जेवी पार्टनरशिप में काम करें। बिल्कुल ठीक है काशिफ साहब, मैं इस तरफ देख रहा हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त प्लान किया गया है कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है और होने क्या जा रहा है, तो अपनी नाजरीन को वो भी दिखाते हैं। जी तो जनाब, ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है जिसको हम बिफोर आफ्टर कहते हैं। तो काशिफ साहब इसके हवाले से बताइएगा, ये किस तरह से इसको प्लान किया गया है, कुछ ब्रीफ कीजिएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हमने सोचा था कि जी हम एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस कम से कम जो लोग भी हमारे पास आते हैं, विजिटर्स आते हैं या जो ऑडियंस उसको सुनना चाहती, समझना चाहती है, उसके लिए हम बनाए कि व्हाट वी आर टुडे एंड व्हाट वी इनविजेज टू एक्चुअली बी वन। तो आई थिंक इसमें फर्स्ट जो आप देखेंगे लाहौर सियालकोट मोटरवे का हमने दिखाया है कि आज के दिन में बहुत ही स्टैगर किस्म की फॉर्म है, रिवर मुख्तलिफ जगहों पे फैला हुआ है। इवेंचुअली जो है वो 1 किलोमीटर विड्थ और 46 किलोमीटर का वो बनना है, और उसके एस्ट्राइड्स पे किस तरह डेवलपमेंट होगी उसका हमने एक फोरकास्ट दिखाया है। ये आपके राइट के ऊपर जो सेंटर में है, ये चहारबाग एक प्रोजेक्ट है, मैं 2-3 दफ़ा जिक्र आपको किया। ये चहारबाग का फ्यूचर है, बट आज के दिन में आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि 70% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। आज कोई भी वहाँ पे जाना चाहे, और जो एंड यूजर ऑब्वियसली दे आर वेरी हैप्पी टू सी कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। तो ये फ्यूचरिस्टिक इसका मेनली ये इसमें कमर्शियल हब बनने जा रहा है। ओके, सो इसमें 3 टाइप के बड़े प्लॉट्स हैं। ये जो प्लॉट्स हैं ये 350 फीट हाइट, तकरीबन 30 स्टोरी G+30 का है, और ये कमर्शियल हब होगा। इसको हम मार्केट प्लेस भी कह सकते हैं, प्रॉपर कमर्शियल एरियाज हैं इसके अंदर। ये फिर इसकी कुछ और कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं, ये 150 फीट की हैं, ये तकरीबन 250 फीट की डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। और आपके राइट के ऊपर फर्दर फिर रावी ब्रिज को आज दिखाया कि आज के दिन में रावी ब्रिज के ऊपर दरिया कैसा दिखता है और उसके राइट और लेफ्ट पे कैसा है। It's all very scattered and all that, and no planning and all that. So what we are forecasting or foreseeing कि this is how it's going to look like कि रावी ब्रिज इसी तरह ही होगा, बट आसपास जो रिवर की डेवलपमेंट होगी और उसके एस्ट्राइड्स पे हम कैसा दिख रहे होंगे, तो वो बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपने चहारबाग का बताया कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का 70% तक कंप्लीट हो चुकी हैं, तो ये बकिया जो फेजेस हैं इनकी इस वक्त क्या पोजीशन है? सो अगर हम इसकी बताएं, रावी ब्रिज के उस तरफ जो हमारा फेज़ 1 जिसका मैं आपको पहले मैप पे बता रहा था, उसमें 4 प्रोजेक्ट बड़े हमने 2 प्रोजेक्ट हमने बड़े बेच दिए और बाकी कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स हमने बेचे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रोजेक्ट्स हमने बेचे हैं उसके एडजेसेंट रिवर को हमने हर हाल में ट्रीट करना है, चैनलाइज करना है और स्ट्रेटन करना है और फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स लेने हैं। वो तकरीबन 9 किलोमीटर हम ऑलरेडी काम ऑलमोस्ट कोई 80% पे हमारा इस टाइम पे है और हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी। जी। तो ये जिस तरह से आपने फोरकास्ट किया हुआ है, ये कितने साल का ये प्रोजेक्ट है? ख़ास तौर पर अगर हम ये रावी ब्रिज की बात करें तो ये कितने साल में इसको कंप्लीट होता देखते हैं? जो फेज़ 1 जो सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है 66,000 एकड़ वाला, वो तकरीबन हम 5 से 7 साल के होराइजन पे इसको प्रॉपरली शेप्ड अप होते देखते हैं। और ओवरऑल जो रावी है, मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद इज 84,000 एकड़, हम लोग 1,40,000 एकड़ हैं, और आज भी इस्लामाबाद ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं, तो यू कैन वेल इमेजिन इट्स अ कंप्लीट ऑनगोइंग थिंग। आई एम अस्यूमिंग कि हमारा जो प्रोजेक्टेड टाइम हो तकरीबन पूरे रूडा का तकरीबन 20 से 25 साल का है, बट फेज़ 1 विल बी कंप्लीटेड इन 7 years टाइम। बिल्कुल ठीक है। कुछ यकीनन आपको जिस तरह की ये लैंड है, बहुत से चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, कुछ उस हवाले से भी बताइए, क्या चैलेंजेस थे और उनको किस तरह से अब आप ये बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं? आई थिंक जो पहला चैलेंज था, हमने लैंड एक्विजिशन जब शुरू की तो ज़ाहिर लोगों की इसमें वो तवज्जियात थी। लोगों का ख्याल ये था कि यार पता नहीं लैंड हमसे लेने जाएंगे, उनको कोई उस हिसाब से पेमेंट नहीं मिलेंगी जिस तरह जनरली मार्केट में होता है। बट हमने प्रॉपर्ली ये किया कि जिन जिन लोगों से लैंड ली ना, उनको हमने सिर्फ डीसी प्राइस दिया, जो अभी डीसी प्राइस था, क्रॉप्स की भी प्राइस दिया, और साथ हमने उनको 15 मरले की फाइल्स भी दी। सो टोटल अगर उस ज़माने में लैंड की प्राइस आर्ग्यूबली 20-25 लाख थी, तो तकरीबन 1 करोड़ के दरमियान हमने उनको पेमेंट दिया पर एकड़ के हिसाब से। सो कई लोगों की जो अप्रीहेंशन होती हैं कि यार वहाँ पे तो लोगों को रूडा ने लूट लिया एंड ऑल दैट, दैट्स नॉट द केस। उनको 4 times हायर द प्राइस हमने ऑफर किए, और उससे फिर लोगों में भी एक आया कि हाँ यार यहाँ पे इनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रही है, तो लोगों ने फिर ज़मीन देना शुरू कर दी। तो जो पहले 2 साल के हमारे चैलेंजेस थे, जिसमें कुछ कोर्ट के भी मामला प्रॉब्लम्स थे कि लोग ज़ाहिर लोगों के कोर्ट के पास गए, अब वो तकरीबन आप समझ लें कि 80 to 90% हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं एंड वी आर वेरी स्ट्रीमलाइन। के साथ बहुत सी आबादियाँ ऐसी हैं जहाँ पर घर भी तामीर हुए हुए हैं, तो उनको भी सेटल किया गया है? सो मैंने जिस तरह पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि जहाँ जहाँ सेटलमेंट्स होंगी वो हम ऑन बोर्ड करेंगे विद इन द प्रोजेक्ट स्कोप, और अगर वो ज़मीन अपनी लेट गो नहीं करना चाह रहे तो ऑब्वियसली फिर उनको हम बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे, वो एक दे बिकम अनदर सोसाइटी और कॉलोनी फ्रॉम विद इन। उसका फिर हमने हल क्या निकाला? उसका हमने हल निकाला, हमने विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम बनाया है, और उसको प्रॉपरली जो है CM पंजाब साहिबा भी शायद स्पॉन्सर करेंगी। उसमें हमने 81 विलेजेस उठाए,
तो जो विलेजेस इस एरिया में हैं उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं और अपनी कॉस्ट से कर रहे हैं प्रॉपर। उसकी भी एक अलग से हमने कमर्शियल मॉडलिंग की है कि जो हमने डिविडेंड यहाँ से कमाना है उसका एक सर्टेन परसेंटेज 1 या 2% हमने एक फंड बनाया है जिसमें हम उसको चिप इन करेंगे और उन विलेजेस को अपग्रेड करें। तो हमारा जो पहला विलेज है नथ विलेज, उसकी हमने ऑलरेडी एलोकेशन कर दी है, उसकी फंड्स की एलोकेशन हो चुकी है, उस पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आज मैं रूडा हेडक्वार्टर आया और मकसद सिर्फ ये था, ये जानना मकसद था कि रूडा एक्चुअली है क्या और कितने प्राइवेट डेवलपर्स को यहाँ पर अप्रूवल दिया गया और किन बेसिस पे दिया गया, रूडा के पास कितना रकबा है, एक नया शहर, एक नया लाहौर तामीर होने जा रहा है, असल हकाइक क्या हैं, इसके हवाले से आपको आगाह किया। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में अब तक कितनी हो चुकी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।